रुकावटें आती है सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके परीक्षा से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मुख्य टॉपिक्स क्या हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका आंसर आपको लिखित में 500 से 1000 शब्दों के बीच में देना होता है। तो आज हम उन मुख्य टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जिन भाई बंधुओं का प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड AAC 201 है वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज कैसे हासिल कर सकते हैं। मतलब कि आपको एक चार्ट के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज पाकर अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आपके प्राचीन इतिहास का जो पेपर फर्स्ट है उसका मुख्य टॉपिक ये है गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति। इसका मतलब हुआ कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसका वर्णन करें, या उसके मुख्य स्रोत कौन हैं जिनसे उसकी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज हम लोग एक एक करके जो जो जानकारियाँ मिलने वाली है उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और अपने लैंग्वेज में बनाकर और उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिससे आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिल सकता है और आप एग्ज़ाम में बढ़िया अंकों से पास भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास के साधनों की जानकारी, मतलब कि गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद से जो भी भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसके अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, किसके आधार पर हम लोग को पता चलेगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इसके लिए अनेकों विद्वान ने कुछ कृतियाँ बनाई हैं, कुछ ग्रंथों की रचना की हैं, या कुछ अभिलेख भी लिखे गए हैं जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहले जानेंगे इतिहास के साधनों की जानकारी, मतलब कि भारत की राजनीतिक स्थिति का इतिहास जानने के लिए हमको कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में जानना होगा, जिनमें से पहला है अवसर का लेख। अवसर का लेख, अब इन सभी टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक साथ क्लियर होता जाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है अवसर का लेख। अवसर का जो लेख है इसके माध्यम से भी भारतीय राजनीति के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो अवसर का लेख है ये कौन से जगह पे मिला है, ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में क्या लिखा है, स्थान। स्थान का मतलब वह किस स्थान पर है, तो ये किस स्थान पर है, गया जिला में है। गया जिला कहाँ है, बिहार का जो गया जिला है वहाँ पे अवसर का जो अभिलेख है, अवसर का जो लेख है वहीं पे प्राप्त हुआ है। अगला है शासक। तो आखिर ये जो अवसर का जो लेख है ये किस शासन काल में बनाया गया, किस राजा के द्वारा बनवाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, आदित्य सेन के। तो हमने क्या लिखा, शासक, और दूसरी तरफ क्या लिखा, आदित्य सेन। इसका मतलब कि ये किस शासक के द्वारा बनाया गया है, आदित्य सेन के द्वारा बनाया गया है। अगला इसमें पॉइंट आता है वर्णन। तो आखिर ये जो अवसर का लेख है उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो वर्णन किसका किया गया है, कृष्णगुप्त का वर्णन किया गया है और आदित्य सेन का वर्णन किया गया है। मतलब कि कृष्णगुप्त कौन थे, आदित्य सेन कौन थे, उनकी लड़ाइयाँ किन से हुई, इन सबको अगर आप लैंग्वेज बना के अपने शब्दों में लिखेंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति के साधनों की मुख्य जानकारियाँ हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। इसके बाद से पहला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे अवसर का लेख। अवसर का लेख लिख के अब उसके बाद से इसको एक विस्तार पूर्वक सजाने का प्रयास करेंगे। कैसे,
सबसे पहले लिखेंगे कि अप्सर का जो लेख है वह गया जिले में स्थित है। यह आदित्य सेन के शासनकाल में बनवाया गया था। इसमें कृष्णगुप्त और आदित्य सेन के पराक्रम का वर्णन किया गया है, उनके शासनकाल का वर्णन किया गया है। इतना अगर लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में मात्र 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से मात्र 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है और उस 3 के लिए आपको 6 पेज मिलते हैं। और 6 पेज में इस तरह से पॉइंट वाइज करके आप 2-2, 4-4 लाइन लिख देंगे तो इससे एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वह इम्प्रेस होकर आपको नंबर अच्छा दे देते हैं। तो इसीलिए इसको एक सूटेबल तरीका से अभी जैसे हम आपको बताएं उस तरीका से सजा के लिख देंगे, 2-4 लाइन में आपका काम चल जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि अप्सर का जो लेख है इससे रिलेटेड अन्य कई भी काव्यों से भी जानकारियाँ मिलती है, इतिहास के बारे में, अन्य कुछ ग्रंथों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो हर्षचरित्र रचना किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया कि हर्षचरित्र की रचना किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने किया था। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें 2 राजाओं का वर्णन किया गया है, एक अवंती वर्मा और दूसरा ग्रह वर्मा। अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा के बारे में हर्षचरित्र में वर्णन किए हैं, किसके द्वारा किया गया है? ये बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। अब इसको कौन सा स्रोत माना जाता है, मतलब कि ये मुख्य स्रोत आखिर किसका मुख्य स्रोत है? तो इसका वर्धन वंश के उदय के इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है और वर्धन वंश के इतिहास का जो भी घटनाएं हैं, वर्धन वंश का उदय कैसे, वर्धन वंश का नाश कैसे हुआ, इन सब का वर्णन आपको किस में मिल जाएगा? हर्षचरित्र में मिल जाएगा। अब इसको कैसे सजाएंगे? तो जिस तरह से हम पॉइंट दिए हैं हर्षचरित्र लिख के डैश देंगे और लिखेंगे इस काव्य की रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया है और इसमें अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा के शासनकाल का वर्णन किया गया है। इसके अलावा यह वर्धन वंश के उदय के इतिहासों का वर्णन भी कराता है, इसलिए इसका प्रमुख स्रोत भी माना गया है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज बना के लिख देंगे, 2-3 लाइन आपका काम हो जाएगा। अगला पॉइंट है कादम्बरी। कादम्बरी भी एक प्रकार का काव्य है, एक प्रकार का रचना है, ग्रंथ है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। जिस तरह से हर्षचरित्र के रचना कौन किए थे? बाणभट्ट किए थे, ठीक वैसे ही कादम्बरी की रचना भी कौन किए हैं? बाणभट्ट ने ही किए हैं। अब इस बाणभट्ट के द्वारा जो रचना किया गया है कादम्बरी का, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किसका किया गया है? हर्ष काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन किया गया है। मतलब कि हर्ष के जो जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, वे किन भगवान की पूजा करते थे, किन भगवान को मानते थे, तो इन सभी का वर्णन आपको किस में मिल जाएगा? कादम्बरी में मिल जाएगा। इसकी रचना कौन किए हैं? बाणभट्ट ने किए हैं। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि कादम्बरी की रचना किसने किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट ने। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज करके और लिखते जाएंगे, आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा और भी कई स्रोत हैं। राजेश्वर की कृतियाँ, राजेश्वर जो थे उन्होंने अनेकों कृतियों की रचना किए हैं, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, जिनके माध्यम से हम गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की कैसी स्थिति थी उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन्होंने कुछ मुख्य ग्रंथों की रचना की है, कुछ मुख्य काव्यों की रचना की है, जैसे काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, बाल रामायण। इस तरह से कुछ काव्य की रचना की है जिनके माध्यम से हमको भारत की राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। अगर हम इन कृतियों के बारे में बात करें तो आखिर इन सब कृतियों में किसका वर्णन किया गया है? तो इससे हमको जानकारी किसकी मिलती है? प्रतिहार वंश के उदय की जानकारी मिलती है। मतलब कि प्रतिहार वंश का उदय कैसे हुआ, किसके बाद प्रतिहार शासक का उदय शुरू होता है, उनका शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो इसके बारे में वर्णन किस में किया गया है? काव्य मीमांसा में किया गया है, कर्पूरी मंजरी में किया गया है और बाल रामायण में किया गया है। तो आपका इससे 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। बाल रामायण के लेखक कौन है? राजशेखर। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो प्रतिहार वंश के उदय का वर्णन किया गया है। क्लियर है? अगला टॉपिक है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के नाम से भी एक काव्य प्रचलित है। इसकी रचना कौन किए हैं? जयानंद के द्वारा किया गया है। जयानंद एक महान विद्वान थे, उनके द्वारा पृथ्वीराज विजय का वर्णन किया गया है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? चाहमान वंश का और प्रतिहार वंश का।
चहमान वंश और प्रतिहार वंश, ये आगे आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे एक एक करके। चहमान वंश से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रतिहार वंश से भी दिए जाते हैं। प्रतिहार वंश के कौन कौन से राजा थे, किनका लड़ाइयाँ किनसे हुई थी, किनका शासनकाल कब तक चला था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। अगला है दूसरा नंबर लेख जो कि है हरहर का लेख। हरहर का लेख जो है ये कौन से स्थान पे है, तो बाराबंकी जिला जो उत्तर प्रदेश में है। बाराबंकी नाम का एक ज़िला है जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे यह लेख है जिसका नाम क्या है, हरहर लेख। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे H.N. शास्त्री ने। कौन किए थे, H.N. शास्त्री ने। कितने सन में किए थे, 1915 ईस्वी में किए थे। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तैयार होता जा रहा है और एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो रहा है। अगला है किसके शासनकाल में खुदवाया गया था, तो ये उस समय शासक कौन थे, सूर्यवर्मा। सूर्यवर्मा के शासनकाल में हरहर का जो लेख है इसको खुदवाया गया था जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। तो इस तरह से इसका खोज कौन किए थे, H.N. शास्त्री 1915 ईस्वी में किए थे। इस तरह आप लैंग्वेज बना के एक सूटेबल तरीका से बैठा के लिखेंगे, 7-8 लाइन लिख देंगे तो आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। सूर्यवर्मा कौन है, तो सूर्यवर्मा कौन है, मौखरी वंश के एक राजा हैं। किस वंश के राजा हैं, मौखरी वंश के एक राजा हैं सूर्यवर्मा। और किसके पुत्र हैं, ईशान वर्मा के पुत्र हैं। अब ईशान वर्मा कौन है, हरि वर्मा कौन है, आदित्य वर्मा कौन है, ईश्वर वर्मा कौन है, इस तरह से जितने भी राजा हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते चलिए, आपको सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी लेकर एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले पॉइंट देंगे 2 नंबर और 2 नंबर लिख के लिखेंगे हरहर का लेख। हरहर का लेख हेडिंग देंगे मोटे अक्षरों में। उसके बाद लिखेंगे यह लेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। इसकी खोज H.N. शास्त्री के द्वारा सन 1915 ईस्वी में किया गया था। उस समय सूर्यवर्मा का शासनकाल था और सूर्यवर्मा के द्वारा ही इसकी खुदाई करवाई गई थी। सूर्यवर्मा मौखरी वंश के एक राजा थे जो ईशान वर्मा के पुत्र थे। मतलब कि ईशान वर्मा के पुत्र और मौखरी वंश के एक राजा जिनका नाम क्या था, सूर्यवर्मा। इन्हीं के शासनकाल में हरहर का लेख जो है इसकी खुदाई कराई गई थी। H.N. शास्त्री के द्वारा इसको खोजा गया था 1915 ईस्वी में। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें हरि वर्मा का वर्णन है, आदित्य वर्मा का वर्णन है और ईश्वर वर्मा का वर्णन है। इन सभी राजाओं के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी किस में मिल जाएगी, हरहर के लेख में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सुटेबल तरीके से बैठा के लिखिए। अगला पॉइंट है 3 नंबर, जौनपुर का लेख। तो ये कहाँ पे है, जौनपुर में है जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर। वहाँ पे जौनपुर का लेख मिला है और उसमें वर्णन किसका किया गया है, तो उसमें हरि वर्मा का वर्णन किया गया है, आदित्य वर्मा का वर्णन किया गया है, ईश्वर वर्मा के कार्यों का वर्णन किया गया है और उनके शासन काल का भी वर्णन किया गया है। मतलब कि हरि वर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा के शासनकाल कब से कब तक रहे हैं, कौन से राजा कितने दिनों का कार्यकाल तक अपना राज किए हैं, अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य वे लोग किए हैं, इन सब का वर्णन आपको किस में मिल जाएगा, जौनपुर के लेख में। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पे ये लेख है और उसी में इन सब का वर्णन किया गया है। चौथा नंबर पॉइंट है ग्वालियर अभिलेख। इसका खोज किसके शासनकाल में हुआ था, तो मिहिर भोज के शासनकाल में। मिहिर भोज एक राजा थे, मिहिर भोज एक शासक थे और उनके शासनकाल में किसका खोज हुआ, ग्वालियर अभिलेख का खोज हुआ। इसमें वर्णन किसका किया गया है, प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। प्रतिहार वंश के जितने भी राजा हैं उन सब की क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या क्या राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं, किसकी विजय हुई है, किसकी पराजय हुई है, किनके शासनकाल कब तक रहे हैं, किनके बाद कौन से शासक आके राज किए हैं। तो इन सब का वर्णन आपको किस में मिल जाएगा, ग्वालियर के अभिलेख में, जो किसके शासनकाल में खुदवाया गया था, मिहिर भोज के शासनकाल में। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। अगला है मधुबन के लेख। तो मधुबन के लेख ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के मऊ जो जिला है तो वहाँ पे ये अभिलेख है जिसका नाम क्या है, मधुबन लेख। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो दान देने के विवरण का वर्णन किया गया है। मतलब कि राजा महाराजाओं के जो दान देने के तरीके हुआ करते थे, या किसको कितना दान देना है, गरीबों को क्या दान देना है, जो ऋषि मुनि लोग हैं उनको क्या देना है, उनको क्या दान देना है, दान देने का तरीका क्या है, इन सब का वर्णन आपको किस में मिल जाएगा, मधुबन के लेख में।
और मधुबन का लेख है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश का जो मऊ जिला है आजमगढ़, वहाँ पर ये अभिलेख है। तो इस तरह से आप गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थितियों के जो वर्णन के साधन हैं, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, काव्य कौन कौन से हैं, तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम का तैयारी भी हो जाएगा और बढ़िया नंबर भी मिल जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे मधुबन के लेख कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश मऊ जिले में है, आजमगढ़ में है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख किसके शासनकाल में शुरू किया गया, किसके शासनकाल में खुदवाया गया, मिहिर भोज के शासनकाल में खुदवाया गया। जौनपुर के लेख कौन से जगह पे है, किस स्थान पे है, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ तैयार होता जाएगा और वो भी बहुत कम समय में। चार्ट से समझने का फ़ायदा यही है कि आप कम समय में आसानी से किसी भी आंसर को बड़ा से बड़ा करके अपने भाषा में लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सकते हैं। तो ये एक तरह से बोला जाए तो आपका एक प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।